स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस। यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटालिक कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो इससे पहले बेटा कि मैं आपको सारे ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करूं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस होता क्या है और ये क्यों होता है। पहले इसकी डेफिनेशन और रीजन को समझते हैं, फिर आते हैं इसके फैक्टर्स में। देखिए, आप लोगों को पहले से ये पता है कि मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, है ना, करंट को पास करने की, करंट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी होती है, ये आपको पता है। तो मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब सवाल ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक कंडक्टेंस करते ही क्यों हैं, है ना, वो क्यों उनके पास कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की। तो उसके पीछे का रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के उसी मूवमेंट की वजह से जो आपका मेटल है उसमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेटालिक कंडक्टेंस के डेफिनेशन और उसके रीजन की। अब हम आते हैं फैक्टर्स में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटालिक कंडक्टेंस को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम्स। इस फैक्टर को समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ध्यान से एक एग्जाम्पल, एक सिंगल एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, आपको ये फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दो मेटल नोट करके दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया और एल्यूमिनियम दे दिया, और आपसे कह रहा है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका मेटालिक कंडक्टेंस ज्यादा है और क्यों। ठीक, इसको समझिए। तो मैं आपको बता दूं इसका रीजन, आप क्या बताएंगे, रीजन क्या बताएंगे, आंसर क्या बताएंगे, दोनों समझिए। आप आंसर बताएंगे कि एल्यूमिनियम का मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन जरा समझिए। रीजन ये है कि आपको पता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+ आयन बनाता है। सही है, हम लोग एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम के सिंगल एटम की, क्योंकि हम पर एटम डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो मैग्नीशियम के अगर हम सिंगल एटम को देखें तो मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+ आयन बनाने की। वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है Al3+ आयन। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम के पर एटम की हम बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Al3+ आयन बनाता है। तो अगर हम दोनों को देखें तो पर एटम किसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा मैम एल्यूमिनियम। क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम के पास पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम पर एटम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वहीं मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम में पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, पर एटम्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों में क्योंकि एल्यूमिनियम के पास पर एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसी वजह से एल्यूमिनियम की जो मेटालिक कंडक्टिविटी होती है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। तो पहले फैक्टर में आप क्या लाइन मेंशन करेंगे, पहले फैक्टर के सामने आप ये मेंशन कर लीजिए कि एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इंक्रीजेस द मेटालिक कंडक्टिविटी आर मेटालिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है वैसे वैसे मेटालिक कंडक्टेंस भी बढ़ता है। तो इसी वजह से एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम का मेटालिक कंडक्टेंस ज्यादा है। तो फर्स्ट फैक्टर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो लाइन मैंने आपको बताई है आप नोट कर लीजिए। Number of valence electrons per atom is directly proportional to metallic conductance. For example, aluminum have greater metallic conductance than magnesium. ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेकंड फैक्टर में, यानी कि टेम्परेचर। चलिए हम लोग टेम्परेचर को समझते हैं। तो टेम्परेचर में मैं आपको बता दूं बेटा, टेम्परेचर
मेटालिक कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है जरा समझिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया तो मेटालिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा होता ही क्यों है, तो आइए रीजन समझते हैं। देखिए रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए हम एक मेटल ले ले रहे हैं पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम के अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें कि पोटेशियम का एक छोटा सा टुकड़ा है तो उसके अंदर क्या होंगे, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, तो आप सब लोग कहेंगे कि मैम पोटेशियम के अंदर तो बहुत सारे पोटेशियम के एटम्स ही होंगे, है ना, बहुत सारे के होंगे। लेकिन क्या किसी मेटल में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं? क्या बहुत सारे सिर्फ पोटेशियम के एटम ही होंगे? नहीं, बल्कि क्या होगा, क्योंकि पोटेशियम एक मेटल है और आपको पता है मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इस वजह से अगर हम पोटेशियम के एक छोटे से टुकड़े को लें तो उसके अंदर बहुत सारे के नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, बहुत सारे के प्लस आयन होंगे। के होगा, के प्लस चार्ज, के प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी के प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब सारे जो पोटेशियम एटम होंगे वो अंदर न्यूट्रल एटम के फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि किस फॉर्म में होंगे, बहुत सारे आयंस के फॉर्म में, और उसके अंदर होगा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब ये मूवमेंट करते हैं तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करने की टेंडेंसी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की टेंडेंसी डेवलप होती है, मतलब मेटालिक कंडक्टेंस डेवलप होता है। सही है। अब इसके आगे की बात समझिए। हमने क्या किया, कोई मेटल लिया, तो जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहे थे, आराम से इधर मूव कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पूरी लेंथ की जो भी वायर है उस पर आराम से, मतलब वायर की जो भी लेंथ है उस पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बढ़िया मूव कर रहे थे, और उसी की वजह से उसमें मेटालिक कंडक्टेंस चल रहा था, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, अचानक से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम के जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, आयंस अंदर वाइब्रेट करने लगेंगे, सही है, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन पहले भी हो रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, सही है। जब इस आयंस का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जब इन आयंस का वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, अंदर वाइब्रेट करने लगते हैं। तो उसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन जो अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो आराम से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, उसके डायरेक्शन को ये डिस्टर्ब करते हैं। इनका जो वाइब्रेशन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। अगर ये पोटेशियम ऐसे 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 जोर जोर से हिलने लगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो अभी आराम से चल रहे थे अभी इनसे टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके वाइब्रेशन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना स्मूथली फ्लो करते, जितना स्मूथली मूव करते, उतना बढ़िया उसमें कंडक्टेंस चलता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टरबेंस आएगा तो क्या होगा, मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर के सामने आप क्या पॉइंट नोट करेंगे, एक सिंगल लाइन में नोट कर लीजिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज वाइब्रेशंस ऑफ कैटायंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये सिंगल लाइन नोट कर लीजिए, आपको ये पूरा फैक्टर इस सिंगल लाइन से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट में, लास्ट फैक्टर में। लास्ट फैक्टर क्या है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। इसको भी समझ लेते हैं, देखिए जरा, इसको भी ध्यान से समझिए।
पहले बात करते हैं नेचर की। नेचर का क्या मतलब है? नेचर को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे देखिए कि हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के मेटल्स की। ग्रुप 1 में आप लोगों ने देखा है लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, है ना। आप लोग सब लोग स्टोरी भी जानते होंगे, हेलिना की रफ से फरियाद, है ना। क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब मेटल हैं ग्रुप 1 में। तो इसमें से हमने क्या किया, कोई दो उठा लिया। मान लीजिए हम सोडियम और पोटेशियम उठा ले रहे हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम हमने उठा लिया। अब दोनों के बारे में हमें पता है कि दोनों ही ग्रुप 1 के मेटल हैं। तो दोनों में क्या होगा, दोनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी देखें तो सोडियम भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ ही बनाएगा और पोटेशियम भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करके K+ ही बनाएगा। सही है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में हमसे ये पूछ ले कि अमंग सोडियम एंड पोटेशियम विच वन हैव मोर मेटालिक कंडक्टेंस, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पोटेशियम। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों, आपने पोटेशियम क्यों कहा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखिए जरा, यहाँ पे बात है इनके मेटालिक नेचर की। बात किसकी है? यहाँ पे इनके मेटालिक नेचर की। जब हम क्या करते हैं किसी भी ग्रुप में, आपको पता है, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या होता है, मेटल का साइज बढ़ता है, हमारे एटम का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है ना। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो सोडियम और पोटेशियम में देखा जाए तो पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। भले ही दोनों एक एक ही इलेक्ट्रॉन पर एटम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही लूज करेंगे, लेकिन सोडियम के कंपेयर में पोटेशियम फास्टली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा फास्ट लूज कर रहा है इसके कंपेयर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी इसके कंपेयर में फास्ट चल रहा होगा। तो कंडक्टेंस भी किसका ज्यादा होना चाहिए? पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे नेचर का सेंस है इसके मेटालिक कैरेक्टर से, मेटालिक नेचर से। जितना ज्यादा मेटालिक नेचर होगा वहां पे उतना अच्छा मेटालिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर का सेंस है किस बात से? इसके स्ट्रक्चर का सेंस है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, कि मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है। जिस भी मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बेटर तरीके से नहीं हो पाता। तो उस केस में वहां पे मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है वो कम होता है। लेकिन ऐसे मेटल्स जिनके की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है, वहां पे क्या होता है, उस तरह के मेटल में मेटालिक कंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक। एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा मेटल के स्ट्रक्चर का सेंस हम मेटल के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बाकी एल और ए से भी ले सकते हैं। एल और ए के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था कि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, है ना। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, और रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो नेचर में और स्ट्रक्चर में आप क्या पॉइंट नोट करेंगे, समझ लीजिए। नेचर में आप नोट करेंगे एज द मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, एज द मेटालिक नेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेस द मेटालिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड स्ट्रक्चर में आप क्या नोट करेंगे, स्ट्रक्चर में आपको ये नोट करना है कि those metals which have complicated crystal structure have less metallic conductance। बस इतना सा आप सिंगल सा पॉइंट नोट कर लीजिए, आपका ये फैक्टर भी क्लियर रहेगा। तो इसी के साथ हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।